हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई हम आ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 7 के साथ और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है डी ब्रोगली मैटर वेव या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सर ये क्या होता है, इसके बारे में जानना है भाई। इस वक्त मैं आपको बता दूं, हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने कहा था कि बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स थे इस यूनिट के अंदर। इतने सारे टॉपिक थे जिनको हमने वन बाय वन बहुत सारे टॉपिक को कर चुके हैं भाई। हमारे मतलब 6 लेक्चर हो चुके हैं, मतलब 7वां लेक्चर है। पहले 2 लेक्चर में तो हमने बेसिक्स जाना था एटॉमिक स्ट्रक्चर का। उसके बाद हमने जाना था सर एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होती हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप क्या होती है, उनमें नोड क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, सब कुछ जान लिया था। उसके बाद सर ओहो प्रिंसिपल क्या होता है ये जान लिया, क्वांटम नंबर्स ये भी जान लिया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं, हुन्स मल्टीप्लिसिटी रूल ये भी पढ़ चुके हैं। तो हमने ऐसा नहीं कि कहीं कहीं से उठा उठा के पढ़ रहे थे, हम एक्चुअल में वो टर्म्स पढ़ रहे थे जिससे कि हमें आगे वाला जो भी हमारा टॉपिक होगा उसको पढ़ने में आसानी रहे। तो एक टाइप की रिदम में हम पढ़ते हुए जा रहे हैं। उसी वे में अगर हम बात करें तो हमारे पास कौन कौन से वैसे टॉपिक बचे हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद बताने वाले हैं किन किन को हम करने वाले हैं। ठीक है भाई, देखो सुनो, डी ब्रोगली मैटर वेव बचा है, ठीक है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बचा है, उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बचा है, उसके बाद हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर बचा है, और उसके बाद रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शन ये बचा है भाई। इस यूनिट के अंदर हमारे पास ये टॉपिक बचे 1 2 3 4 और 5। इनमें से एक टॉपिक हम आज की क्लास में करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा कौन सा? डी ब्रोगली मैटर वेव। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हालांकि डी ब्रोगली मैटर वेव जिस भी क्लास में आपका क्लास 11 12 से हो, या फिर आप नीट बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप ग्रेजुएशन में हो जिसको हम नॉर्मली पढ़ ही रहे हैं भाई, बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसका जो पेपर है, पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसकी हमारी यूनिट नंबर 1 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके सारे टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि बीएससी का है तो सर बीएससी वाले ही देखें, बाकी जिसको भी इन चीजों की जरूरत है वो सब देख सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं। डी ब्रोगली मैटर वेव होता क्या है और इसको हम किस वे में पढ़ने वाले हैं, एक अच्छे से अंदाज में समझने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, जो हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी दे के जाता है। सर कैसे? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। डी ब्रोगली मैटर वेव, सर इसमें 2 चीजें आ रही है, एक तो आ रहा है मैटर और दूसरा आ रहा है वेव। मतलब अगर हम बात करें यहां से, सर 2 चीजों के बारे में बताने वाला है। मतलब कोई एक बंदा है जो डुअल नेचर दिखा रहा है, मतलब कहने का ये है कि दोगलापन दिखा रहा है, मतलब 2 उसके रूप हैं। एक ही बंदा है लेकिन नेचर उसके पास 2 है, और ऐसे नेचर हैं जो एक दूसरे से मैच ही नहीं करते। डी ब्रोगली का ऐसा नेचर होता है, मतलब दोगला व्यवहार करते हैं लोग, और वही दोगला व्यवहार हर किसी के अंदर होता है। उसने बोला हर किसी के अंदर होता है। कोई भी पार्टिकल हो उसमें 2 नेचर जरूर पाया जाता है, किसी में कम किसी में ज्यादा हो सकता है, लेकिन होते जरूर है। इसको हम अपनी केमिस्ट्री की भाषा में समझे भाई। डी ब्रोगली ने इसको पता किया था। अच्छा, इन्होंने ये कहा था कि चाहे हमारा लाइट हो, जो लाइट आ रही है, चाहे हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, कोई एटम हो, कोई भी पार्टिकल हो, इवन तुम भी डबल नेचर आप दिखाने की कोशिश करते हो, डुअल नेचर आप दिखाते हो, तो डी ब्रोगली मैटर वेव एक्चुअल में क्या बताती है हमारा? ये बताती है हमारा डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। कोई भी हमारा पार्टिकल है उसका डुअल नेचर बताती है। डुअल नेचर कौन कौन सा? सर 2 नेचर कौन कौन से? एक नेचर आपका रहेगा पार्टिकल नेचर, मतलब वो मैटर की फॉर्म में मिलेगा, और दूसरा नेचर आपका रहता है वेव नेचर। सर पार्टिकल और वेव, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करें भाई? देखो, पार्टिकल का मतलब क्या? जिसमें कोई भी मास है, जिसमें कोई भी वजन है, सर वो पार्टिकल का काम करेगा, बिल्कुल करेगा। और वेव तो आपको पता भाई, कहीं पानी भरा हुआ, मान लीजिए कोई तालाब है, कुछ भी है, अगर आपने कोई कंकड़ उठाया और उसमें मार दिया तो उसमें क्या होता है? पानी की कुछ ऐसे लहरें बनती है, नहीं बनती है, तो वो मतलब एक वेव होता है। और वेव और पार्टिकल दोनों चीजें हमारी अलग चीज होती है, लेकिन उन्होंने कहा भाई कोई भी पार्टिकल है उसमें वेव और पार्टिकल दोनों नेचर पाए जाते हैं। सर कब पाए जाएंगे, किस कंडीशन में पाए जाएंगे, कैसे रहेंगे, और क्यों ही बोला डी ब्रोगली ने ऐसा, क्यों ही बोला, इस चीज को हम जानने वाले हैं भाई। इन्होंने एक्चुअल में जो फाइनल इक्वेशन हमें दी थी वो हमारे पास ये होती है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी। लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन पी, ये फॉर्मूला कहां से आया इसको भी हम जानने वाले हैं। ये हमारा डी ब्रोगली मैटर वेव का इक्वेशन है।
लैम्बडा मतलब वेवलेंथ को बताता है, और वेवलेंथ आपको पता होगी भी क्या होता है सर। वेव हमारी कैसे चलती है, हमारी वेव सर, वेव चलती है हमारी कुछ इस तरह से, यही तो हमारी वेव चलती है, बिल्कुल सही बात है सर, ये हमारी वेव चलती है। ये वेव की अगर मैं बात करूं, दो क्रेस्ट या दो ट्रॉ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। मतलब कहने का ये सर, जहां भी लैम्बडा आएगा मतलब वो बात करेगा वेव की, किसकी बात करेगा, वेव की बात करने वाला है। दूसरी चीज दे रखी है यहां पर पी, सर ये पी क्या है, अगर हम बात करें पी की, अगर हम बात करें पी की, तो पी का मतलब होता है मोमेंटम। लैम्बडा क्या है हमारा, लैम्बडा है वेव लेंथ, क्या है ये हमारा, वेव लेंथ है। और सर अगर हम बात करें पी की, तो पी होता है हमारा मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हमारा, मोमेंटम। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पी बराबर एमवी होता है। क्या होता है, पी बराबर एमवी, मतलब मास इंटू वेलोसिटी। कोई भी पार्टिकल है जिसमें मास है और वो स्पीड से भाग रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ v है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आता है, मोमेंटम आएगा। सर यहां से एक चीज पता चल रही है, मोमेंटम किसके अंदर होता है, जिसके अंदर मास होता है और जो भाग रही होती है चीज। मतलब मोमेंटम तो केवल पार्टिकल के अंदर हो सकता है, वेव के अंदर तो नहीं हो सकता। मतलब कहने का ये है कि जो लैम्बडा है, मतलब कहने का ये है जो लैम्बडा है ये दिखाता है आपकी वेव नेचर को, किसको प्रदर्शित करेगा भाई, वेव नेचर को। और जो मोमेंटम है ये बताएगा आपके पार्टिकल नेचर को, ये बताएगा आपके पार्टिकल नेचर को। कहने का मतलब है डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है, डी ब्रोगली की जो इक्वेशन है, ये हमारा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों के बीच में एक रिलेशन पैदा कर देती है कि सर अगर इसके अंदर इतना वेव नेचर है तो इसके अंदर पार्टिकल नेचर इतना होगा, अगर इसके अंदर पार्टिकल नेचर इतना है तो इसके अंदर वेव नेचर इतना होगा। कहने का मतलब है हर किसी के अंदर डुअल नेचर है, हर किसी के अंदर डुअल नेचर है, वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। कितना है, इस चीज का रिलेशन बताया हमारा डी ब्रोगली। सर हमको जानना है कि डी ब्रोगली जो इक्वेशन है, इसका जो फॉर्मूला है वो कहां से आया। मतलब अभी फिलहाल हम पढ़ लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, चलिए फिर जान लेते हैं कैसे करेंगे। भाई इसको ना डी ब्रोगली ने एक्चुअल में दो लोगों की कही बातों को बराबर किया है। सर दो लोगों की कही बात है मतलब क्या कहना चाह रहे हो, मतलब एक बंदा कहता ना, एक बंदे ने आया, उसने कहा कि जो भी हमारे पास, जैसे लाइट को लेके चले थे, सबसे पहले जो हमारी सनलाइट होती है, बहस हुई थी यहां से स्टार्ट, जो हमारे सन से आने वाली लाइट है। किसी ने बोला सर जो लाइट आती है ना वो वेव की फॉर्म में आती है, वेव की फॉर्म में आती है, मतलब जो सनलाइट है वहां पर आपका वेव नेचर पाया जाता है। ठीक है सर, वेव नेचर पाया जाता है। दूसरे साइंटिस्ट आए, नहीं सर ऐसा नहीं है, ये जो लाइट आती है ना उसमें पार्टिकल नेचर है, वो लाइट हमारे फोटॉन्स की फॉर्म में आती है, वो पार्टिकल की फॉर्म में आती है। अब इन दोनों के लिए अगर हम यहां पर देखें तो वो दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे, उनके अनुसार हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, आइंस्टीन ने क्या कहा, आइंस्टीन ने कहा भाई, आइंस्टीन के अनुसार जो हमारी इक्वेशन थी, उन्होंने ये कहा कि एम जो इनकी एनर्जी होती है, जो भी हमारे पास मान लो लाइट आ रही है, उस लाइट की एनर्जी कितनी होती है, उस लाइट की एनर्जी होती है E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सर यहां से हमें एक चीज पता चल रही है, यहां से हमें एक चीज पता चल रही है, और वो पता क्या चल रही है, आइंस्टीन ने ये कहा था कि जो लाइट आ रही है उसके अंदर जो मास है दैट इज एम और सी स्क्वायर। सर मास है तो मतलब पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है, मास है तो मतलब क्या है, पार्टिकल की फॉर्म में आ रही है। बिल्कुल सही बात है, ये आइंस्टीन ने कहा था। दूसरे साइंटिस्ट आए, प्लैंक्स, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, भाई प्लैंक भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा सर जो हमारे पास एनर्जी ना, एक्चुअल में जो मैंने कैलकुलेट की है वो ये है E इक्वल टू एच न्यू। एच प्लैंक कांस्टेंट है, न्यू हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, न्यू हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा, एच सी अपॉन लेमडा, क्योंकि यहां से हम बोल सकते हैं सिंस न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। फ्रीक्वेंसी अगर आप निकालोगे तो स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाई उसकी वेवलेंथ। मतलब एक चीज मेरे को यहां से समझ में आई, क्या समझ में आ रहा सर, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा है, तो ये भी लाइट की एनर्जी है, ये भी लाइट की एनर्जी है। इन्होंने कहा भाई पार्टिकल है, इन्होंने कहा भाई वेव है। डी ब्रोगली आए, कोई दिक्कत नहीं, लड़ना झगड़ना खत्म, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं। क्योंकि आपको लग रहा है कि बंदे के अंदर एक नेचर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि
इनके अंदर दोनों नेचर है। उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने बड़ी ही स्मार्ट कंडीशन दिखाई अपनी, और उन्होंने कहा इसको इक्वेशन 1 मानो और इसको इक्वेशन मान लीजिए 2, क्योंकि भाई ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी, जब एनर्जी ये भी है, एनर्जी ये भी, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो वो आए और उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने ये काम कर दिया बहुत अच्छा सा, उन्होंने कर दिया इक्वेशन 1 को बराबर कर दिया इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 बराबर 2 कर दिया, मतलब 1 कौन सी थी सर, mc स्क्वायर था, 1 बराबर है mc स्क्वायर, और 2 बराबर क्या भाई, 2 बराबर है hc अपॉन लैम्डा, बिल्कुल। उन्होंने कहा hc अपॉन लैम्डा। अब क्या होगा सर, यहां से बड़ी अच्छी सी चीज दिखाई दे रही है मेरे को, यहां से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहां से मैं एक चीज निकाल सकता हूं भाई, क्या निकाल सकता हूं, देखिए अगर मैं यहां से बचा हमारा mc बराबर h अपॉन लैम्डा, बिल्कुल, लैम्डा को इधर लेके आओ, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, h अपॉन mc, h अपॉन mc। ये हो गया हमारा लाइट के लिए, किसके लिए हो गया भाई, सनलाइट के लिए। सर यहीं पर हम बात करें फॉर ए पार्टिकल, फॉर ए पार्टिकल के लिए बात कर लेते हैं। पार्टिकल के लिए क्या बात करोगे, एक चीज देखो, c क्या है यहां पर, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। भाई ये लाइट की वेलोसिटी है, सबको पता है, बिल्कुल ये लाइट की वेलोसिटी है। लेकिन सर जो पार्टिकल है, पार्टिकल लाइट की स्पीड से तो नहीं भागता ना, लाइट की स्पीड तो बहुत होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है भाई, मीटर पर सेकंड, बहुत स्पीड से भागती है लाइट। लेकिन पार्टिकल तो इतनी स्पीड से नहीं भागता। तो सर पार्टिकल के लिए अगर हम देखें तो v यूज कर सकते हैं, v बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर अगर हम v यूज करेंगे तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, सर हमारे पास आया फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc। जब लाइट की बात करेंगे तो c से मल्टीप्लाई करो, लेकिन जब पार्टिकल की बात करेंगे तो हम बात करेंगे किससे, v से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा, बेहतरीन टाइप का। जैसे एक फॉर्मूला हमारे पास ये आया, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। ये है हमारे पार्टिकल के लिए, किसके लिए है, ये पार्टिकल के लिए फॉर्मूला आया है। और अगर हम यहां की बात करें तो ये फॉर्मूला किसके लिए आया भाई, ये फॉर्मूला हमारे आया था लाइट के लिए, ये हमारा लाइट के लिए, ये हमारा पार्टिकल के लिए। और अभी हमने जाना था सर, क्या जाना था, हमने ये जाना था mv जो होता है वो p के बराबर होता है, मतलब मोमेंटम के बराबर होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं भाई, यहां पर हम लिख सकते हैं सिंस p बराबर जो होता है वो mv होता है, दैट्स वाई वी कैन से या वी कैन राइट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p लिख सकते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो भाई ये हमारे पास हो गया फाइनल इक्वेशन जो मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, अब देखो कितनी सारी इक्वेशन हो गई। ये हमारी होगी पहली, जिसमें लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc है, ये लाइट के लिए स्पेशली। पार्टिकल के लिए लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv को हम p भी लिख सकते हैं। अच्छा, इनके अलावा भी बहुत सारी टर्म्स में, जैसे कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वहां पर जरूरी नहीं मोमेंटम पूछा जाए या वेलोसिटी पूछा जाए, वहां पर काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी क्वेश्चन आता है, वहां पर आपको वोल्टेज के टर्म्स में भी क्वेश्चन आता है, वहां पर आपको टेम्परेचर के टर्म्स में भी क्वेश्चन आता है। तो वहां पर डी ब्रोगली इक्वेशन को आप किस तरह से लिखेंगे वो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। देखो ये तो रहा एक छोटा सा पार्ट, अभी इसके बाद बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो देखो यहां से कैसे करेंगे भी काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, ऐसे करेंगे। विनो क्या जानते हैं भाई, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी को मैं ई से ही दिखा देता हूं। चलिए काइनेटिक एनर्जी को मैंने दिखा दिया, मान लो ई है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी बराबर सबको पता होता है सर, हाफ mv स्क्वायर होता है, ये तो पता है ना, ये पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। अगर इसका भी नहीं पता तो फिर मतलब ठीक नहीं है बात। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ mv स्क्वायर होता है। अभी हम इसको ना अपने किससे करने वाले, हमें देखना है डी ब्रोगली इक्वेशन। तो डी ब्रोगली इक्वेशन क्या थी, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन p। सर अगर मैं यहां देखूं काइनेटिक एनर्जी के साथ अगर रिलेट करना है मेरे को, तो ना तो लैम्डा रिलेट कर पा रहा, ना ही h रिलेट कर पा रहा, ना ही p मिल रहा है।
तो मुझे इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे। वो मॉडिफिकेशंस क्या करने भी, यहां से मैं निकाल सकता हूं E बराबर 1/2 mv², यही है ना। अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऊपर मैं लिख देता हूं m² बट्टे m, क्योंकि m से m काटूंगा बात तो यही आ जाएगी, बिल्कुल। सिंस हमको पता है सर P बराबर mv होता है, होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अगर P बराबर mv होता तो हम कर देंगे E बराबर 1/2 m² v²। भाई mv बराबर P है तो m² v² बराबर क्या हो जाएगा, p² हो जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है सर, यहां से अगर मैं p² की वैल्यू निकालूं तो p² बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m इंटू ई, 2m ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे p² की वैल्यू। यहीं से मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए सर, p की चाहिए। तो अगर मैं p की वैल्यू निकालूंगा, अगर मैं p की वैल्यू निकालूंगा तो ये स्क्वायर है, तो ये सारी की सारी वैल्यू किस में आ जाएगी, रूट में, √2me। मतलब सर ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास बहुत ही बेहतरीन सा फॉर्मूला जो हमने p के लिए निकाला है, या मतलब मोमेंटम निकाला है इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा मोमेंटम हो गया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसको उठाकर बस यहां रख देना है सर। यहां रखेंगे तो हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h/p, p की जगह रख देंगे हम √2me। E मतलब काइनेटिक एनर्जी, E क्या है यहां पर हमारा, भाई यहां पर हमारा E जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारा एक डिफरेंट फॉर्मूला हमारा बन चुका है जो कि इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। भाई आपको डी ब्रोगली मैटर वेव काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी पूछ सकता है, तो नॉर्मली हर किसी को नहीं पता होता, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है। सर इसके अलावा भी आपसे कुछ और पूछा था, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बता दो। चलो इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बता दो। भाई काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, एनर्जी की बात करूं इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, तो वोल्टेज के टर्म में जो एनर्जी होती है ना E, वो ये होती है Q इंटू वी। सर ये क्या मतलब है Q इंटू वी, Q इंटू वी का मतलब क्या है सर, Q इंटू वी का मतलब Q यहां पर चार्ज होता है, V होता है वोल्टेज। चार्ज को वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसकी एनर्जी निकल आएगी। अगर मैं यहां से निकालू भाई E इक्वल टू Q इंटू वी, तो हम एक चीज निकाल सकते हैं भाई, काइनेटिक एनर्जी अभी फॉर्मूला हमने क्या लगा था, P इक्वल टू √2me लिखा था, बिल्कुल लिखा था, हमने लिखा था सर, क्या लिखा था भाई, P इक्वल टू √2me, बिल्कुल। P की वैल्यू को ये रख दो तो P बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा √2mqv। बस उठा के रख दीजिए, बस उठा के रख दीजिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, इसमें क्या प्रॉब्लम है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। यहां से हम लिखेंगे लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, h/p था, बिल्कुल। अब p की जगह ये रख दी थी तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा h/√2mqv, 2mqv। तो ये हो गया हमारे पास एक और फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। ये जो फॉर्मूला हुआ है हमारे पास, ये वोल्टेज की टर्म्स में हो गया, इससे पहले हमारा काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में था। आई होप ये चीजें भी आपको समझ में आई होंगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी आ जाइए अगला इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। मान लीजिए सर अगर टेम्परेचर के साथ रिलेशन पूछता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो वेवलेंथ बढ़ेगी या घटेगी, सर उसके केस में हम कैसे करेंगे, तो उसके केस में भी जान लीजिए भाई, उसके केस में भी जान लीजिए हमारे जो काइनेटिक एनर्जी है, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इसका फॉर्मूला जो होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब हम बोले E बराबर जो होता है वो होता है 3/2 kT, 3/2 kT। सर ये एनर्जी का फॉर्मूला है ना, बिल्कुल। मोमेंटम हमने क्या निकाला था, √2me, ये तो निकाला था, बिल्कुल। E की वैल्यू को ये रख देना भाई, √2me की वैल्यू कितनी हुई, 3/2 kT, बिल्कुल सही है सर। 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, कर दीजिए, पूछने वाली बात क्या है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहां से अगर हम फाइनल फॉर्मूला निकालेंगे P का, तो P बराबर हो जाएगा रूट, यहां से बचा हमारा 3mkt, 3mkt। सर यहां पर रख दीजिए बस, यहां पर रख दीजिए बस। यहां पर जब हम रखेंगे, यहां पर हम रखेंगे तो क्या आ जाना हमारा फॉर्मूला, भाई हमारा फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/p। तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू h/p, क्या भाई, P हो गया हमारा √3mkt, ये हो गया हमारे पास √3mkt। तो ये हो गया हमारे पास एक और फाइनल फॉर्मूला जो कि डी ब्रोगली मैटर वेव के लिए होता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो डी ब्रोगली मैटर वेव से जितने भी, चाहे कंपटीशन में कितने भी क्वेश्चंस पूछ लिया है इसके एक्सप्रेशन से, मैंने सारे फॉर्मूलेज आपको करा दिए। एक बार मैं इनको सबको समराइज करके लिख देता हूं कौन कौन से थे। भाई पहली चीज
देख लेना ध्यान से। लैम्बडा इक्वल टू जो है वो क्या होता है हमारे पास, H/mc निकाला था, और ये निकला था हमारा लाइट के लिए। पार्टिकल के लिए H/mv होता है, ठीक है सर। mv को हम क्या कहते हैं, p, तो ये H/p हो जाता है, ठीक है सर। अच्छा p बराबर क्या था सर, p बराबर था √2me, ये हो गया सर। सर e बराबर qv था, तो H/√2mqv हो गया, ठीक है सर। एक और चीज भाई, e बराबर 3/2RT भी था, तो यहां से H/√3mkt। सर ये सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं जो होने चाहिए थे, वो मैंने सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दिए हैं। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक था जो हम कवर कर चुके हैं। इससे चाहे तो आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे, सारे के सारे क्वेश्चन करने में आप सक्षम रहेंगे। तो चलिए फिर भाई इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। डी ब्रोगली मैटर पे हो चुका है, डुअल नेचर हो चुका है ना। तो भाई अगले लेक्चर में हम मिलेंगे आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के साथ। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। बस आपको एक काम करना है कि भाई लेक्चर को जहां तक हो सकता है वहां तक शेयर जरूर करना है। भाई जो पढ़ने वाले जिनको जरूरत है इन चीजों की, वहां तक भेजिए। और किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप, जहां पर एनईपी बेस्ड सिलेबस है आपका, तो वहां पर आप एंजॉय कर सकते हैं, लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हैं और सबको भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।